ये हमने पहले कल आप लोग को प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया था। प्रोकैरियोटिक सेल्स के मैंने एग्जांपल बता दिए थे, ठीक है। उसमें प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जांपल जो आते हैं जीवाणु मतलब बैक्टीरिया मैंने बताया, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब ये एल्गी नहीं होता है, इसको कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया ये बोलते हैं। फिर आगे कौन सा, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, राइट, दोनों सेम ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, हाँ माइकोप्लाज्मा के लिए मान लिया जाता है कभी कभी ये प्लांट में डिजीज कॉज करता है, और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एनिमल में, ठीक है। तो ये दोनों, और माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सबसे छोटा सूक्ष्म जीव है, जीव, जीव मतलब ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटे तो वायरस होते हैं, ठीक है, लेकिन वायरस को जीव में नहीं रखा जाता है, इसलिए वायरस जो है कोशिका सिद्धांत के क्या माने जाते हैं, अपवाद। या ध्यान रखना कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा आएगा तो आप लोग के लेवल पे कौन सा वायरस आप मान लो, हालांकि और भी बताने के लिए होता है परंतु उसके लिए लेवल भी थोड़ा ऊपर होना चाहिए और वो अभी ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद ये सारे संरचना आप लोग को यानी मेजरमेंट आप लोग को याद करने, ठीक है। ये एग्जाम में मेरे ख्याल से 2020 या 21 का जिस समय कोरोना चल रहा था ना, उस समय क्या था कि जुलाई में एग्जाम हुआ था एक बार, और उसके बाद कुछ स्टूडेंट करेंगे तो सितंबर में हुआ था। तो सितंबर के पेपर में उन्होंने यही सब चीजें पूरे के पूरे मेजरमेंट उन्होंने उठा करके दे दिए थे, ठीक है, कि ये पूरा बिल्कुल बना टिपिकल सेल का क्या होगा, बैक्टीरिया का क्या होगा, पीपीएलओ क्या होगा, विषाणु क्या होगा, और पूरा मेजरमेंट दे दिया था। तो इसको आप याद कर सकते हैं, तो इसको आप मार्क कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ देखो, फिर मैंने कल आप लोग को बता दिया था इसकी आकार के बारे में, ठीक है। आकार मतलब गोलाकार को क्या बोलते हैं, कोकस, राइट, और उसमें भी कोकस है, मैंने आप लोग को बता दिया था कुछ चीजें उसमें आ जाएंगी जो बाद में क्योंकि वर्डिंग आएंगी, यदि मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रिप लाइक मैनर में प्रेजेंट होंगे तो उनको कहा जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। और अंगूर के गुच्छे के समान यदि प्रेजेंट होते हैं इर्रेगुलर मास तो उसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। ये सब बाद में आने वाला है, कुछ कुछ वर्ड एनसीईआरटी में लिखे हो तो अपन को मालूम होना चाहिए कि यार किस पे क्या है, ये शब्द जो लिखा उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। बैसिलस, इसका रॉड शेप क्या होता है, बैसिलस, और बैसिलस का एक एग्जांपल कौन सा है, एंथ्रेक्स, वेरी गुड, राइट। बैसिलस बैक्टीरिया, ये ध्यान रखना है ना, बैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो एंडोस्पोर बनाते हैं। आपको थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, और तो ऐसा भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं कि बिल्कुल जो पहले ना आया हूं, ठीक है, उसके अनुसार अपन देखते हैं कि एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करने का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है, कोई भी जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर इसका जेनेटिकल मटेरियल होगा और उसको कवर्ड किए हुए एक बहुत ही थिक वॉल वाला एक पार्ट बन जाता है, और इस पूरी संरचना को बोलते हैं एंडोस्पोर। ये केवल प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में, समझ में आई बात। तो ये जो एंडोस्पोर रहता है इसमें कंटेंट्स वगैरह ही पहले हम लोग बताते थे, राइट। कैल्शियम डाइपाइकोलोनिक पेप्टिडोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये बहुत हार्ड हो जाता है ना, इस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को सह सकता है, दबाव को सह सकता है, सब चीज़ को सह सकता है, तो मतलब इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। बैसिलस बैक्टीरिया है, इसलिए बैसिलस बैक्टीरिया ये एंडोस्पोर बनाते हैं, ठीक है। एंडो मतलब होता है बहुत इजी, अंता, और स्पोर मतलब बीजाणु। हिंदी बहुत इजी है, इंग्लिश से हिंदी करना बहुत इजी है, उसको तोड़ करके आप कर लो कभी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अंता बीजाणु कहा जाता है उसको, तो आप ये ध्यान रखो, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। क्या कहा जाता है, एंडोस्पोर। ये यदि तुम लोग ने कभी नहीं देखा है बैसिलस बैक्टीरिया, क्योंकि आपको आएगा अभी 12th का जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें आता है बीटी पढ़ा है 12th में भी, बीटी कॉटन एक वर्ड सुना होगा, हाँ वही है बैसिलस थोएनजेंसिस। बैसिलस बैक्टीरिया जैसे एक बड़ा अच्छा एक और पार्ट आता है, छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं बैसिलस बैक्टीरिया के सैसे आते हैं, पाउच, पेट खराब हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है वो सैसे आप खरीद लेना, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का होता है, पानी में घोल करके पिला दिया जाता है, ठीक है। तो हमारी भी डाइजेस्टिव उसमें कैनाल में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, राइट, जिसको बोलते हैं हमारे जो आहार नाल है उसका भी एक इकोसिस्टम है, राइट। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो यदि वो कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसमें एक बैसिलस बैक्टीरिया तो काफी कुछ मेंटेन करता है। तो वो कभी भी यदि कुछ ना मिले ना तो जा करके आप ये केमिस्ट के यहाँ चले जाना और उनसे बोलना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का हमको पाउच दे दो, तो वो एक इतना छोटा सा पाउच देगा, उसको उठा करके पानी में डालो, आप देख जाओगे कि वो स्पोर्स हैं, वो क्या है, स्पोर्स पाउडर जैसा होता है,
कैसा होता है, पाउडर जैसा, पानी में डालो पी जाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बच्चों को दिया जाता है। छोटे बच्चे जब होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, उनका यदि सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम यदि कोई गड़बड़ होता है तो उनको तो सबसे मेन चीज है कि भैया इनको इस ऐसे तो पिलाओ जरा, पहले देखते हैं, है ना। कोई बहुत तगड़ी दवाई तो अपन दे नहीं सकते ना छोटे बच्चों को। तो एक डिजीज जो तुमने बताया कौन सा, बैसिलस एंथ्रेसिस, ये पहले का EIPMT में क्वेश्चन आया था, ठीक है। बैसिलस एंथ्रेक्स डिजीज का बैक्टीरिया ओसामा बिन लादेन ने US में भेजा था, जॉर्ज बुश थे उस समय राष्ट्रपति, ठीक है। तो वहां पहली बार ये क्वेश्चन EIPMT में है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जो जैव आतंकवाद के लिए यूज किया गया, बायो टेररिज्म में यूज किया गया, वो कौन सा था, बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। ये ध्यान रखना, बैसिलस एंथ्रेसिस को उसके लिए उपयोग किया गया था। तो ये तो एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, और अब की बार तो अब EIPMT वगैरह में वैसे भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा आने लगा, और जो उन्होंने पुराना पैटर्न पकड़ा है तो और टफ करते चले आए, बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा टफ कर देंगे एग्जाम उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद अपन लिख रहे हैं, तो आकार वाला पार्ट हो गया, देन इसका लिख लो संरचना, ठीक है। संरचना बैक्टीरिया की क्या जाएगी, संरचना, स्ट्रक्चर, ठीक है। संरचना में कौन सा पार्ट आ गया, स्ट्रक्चर वाला, लिखो जरा, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे और, ठीक है। अब यदि अपन संरचना के बारे में देखते हैं तो फर्स्ट नंबर हमको क्या लिखना है इसमें, ये वाला पार्ट, कोश की आवरण और उसके रूपांतरण। पहला नंबर हम क्या लिखेंगे, कोश की आवरण एवं उसके रूपांतरण। कोश की आवरण और इसके रूपांतरण, ठीक है। तो कोश की आवरण, पहला नंबर इसमें लिखा सेल एनवेलप, मैं इंग्लिश में यहां भी लिख दे रहा हूं, फर्स्ट नंबर पार्ट है सेल एनवेलप, राइट। तो सेल एनवेलप जो पार्ट है, यानी कोश की आवरण वाला जो पार्ट है, ये त्रिस्तरीय होता है, 3 लेयर्ड, लिख लो। कोश की आवरण उसके रूपांतरण में लिखना 3 लेयर होती है, रूपांतरण अपन बाद में बताते हैं। 3 लेयर कौन कौन सी है, पहला नंबर, दूसरा और तीसरा, राइट। 3 लेयर जो पार्ट आने वाले हैं, पहला नंबर है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, और फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ग्लाइकोकैलिक्स को आप लोग एनसीईआरटी में देखो, ग्लाइकोकैलिक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां देखो पहला नंबर यदि अपन देख करके चलते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा पार्ट आ जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स। इसके पश्चात कौन सा आता है, कोशिका भित्ति, और उसके बाद कौन सा आता है, जीव द्रव्य झिल्ली, ठीक है। 3 पार्ट, जिसको हिंदी में आप इसको भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं इंग्लिश वहां लिख रहा हूं और हिंदी आप यहां पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य झिल्ली। ठीक, 3 चीजें से प्रेजेंट होती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं डायग्राम बनाता जाऊंगा, अभी मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर इसके बाद पूरा आप बना लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे फर्स्ट नंबर ग्लाइकोकैलिक्स, अब थोड़ा सा एक पोर्शन है, थोड़ा डिटेल में लेकर के चलेंगे। ए नंबर है कौन सा, ग्लाइकोकैलिक्स, यह ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का बना होता है, लिखो कि यह ग्लाइकोप्रोटीन एवं एक मिनट सॉरी राइट, यह पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एवं पॉलीपेप्टाइड का बना, पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। हिंदी में लिखूं क्या,
लिख जाएगा, हिंदी में लिखते बन जाएगा पॉलीसैकेराइड। उसी को हिंदी लिख लो, हिंदी मातृभाषा है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीसैकेराइड एवं पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड एवं पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, और बहुत अच्छा पार्ट इसका, ठीक है, पॉलीसैकेराइड एवं पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। कौन सा पोर्शन? अपना ग्लाइकोकैलिक्स। राइट, इसमें लिखा होगा डेफिनेटली, इन्होंने लिखते हैं कि मैं देख लूं उसकी हिंदी के हिसाब से इन्होंने क्या दिया हुआ है। लूज अवस्था में ये जो रहता है इसको स्लाइम लेयर कहा जाता है, ठीक है, स्लाइम लेयर कहलाती है। लूज स्टेज यदि हो जाएगी तो क्या कहलाएगा? स्लाइम लेयर। तो अपन यहां लिख लेते हैं जेली लाइक स्ट्रक्चर जब ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, जेली लाइक या लूज अवस्था, जेली लाइक या लूज अवस्था, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। पहला नंबर है कि जेली लाइक, जेली लाइक या लूज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लूज फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, राइट। और पानी को लॉस करके यदि एक दृढ़ स्तर बनाता है, एक दृढ़ स्तर, सॉलिड लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है कैप्सूल। एक दृढ़ और हार्ड कवरिंग का फॉर्मेशन यदि कर लेगा तो उसे कहते हैं कैप्सूल। तो ग्लाइकोकैलिक्स, तो दो पार्ट इसमें आ गए, ठीक है, दो चीजें आ गई। ग्लाइकोकैलिक्स या तो लूज फॉर्म में प्रेजेंट होगा जिसको अपन बोलते हैं स्लाइम लेयर। लूज फॉर्म में ये जो प्रेजेंट होता है जिसके द्वारा बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बैक्टीरिया का समूह बन जाता है। जिन भी बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है वो समूह के रूप में उपस्थित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें लिखना नहीं है, मैं नॉर्मल आप लोग को बता रहा हूं बस, और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। जेली लाइक या लूज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो उसको स्लाइम लेयर कहा जाता है। तो मतलब ग्लाइकोकैलिक्स दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, एक तो स्लाइम लेयर या कैप्सूल। और कैप्सूल, कैप्सूल क्या करता है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अतिरिक्त वाला पार्ट लिख लो, ठीक है। ये होता है जोड़ने के लिए, और कैप्सूल मेक द बैक्टीरिया मोर वायरुलेंट, मतलब बैक्टीरिया को यह ज्यादा रोगजनक बनाता है, ठीक है। कैप्सूल की उपस्थिति होगी तो बैक्टीरिया को यह ज्यादा रोगजनक बनाता है, बैक्टीरिया को ज्यादा रोगजनक बनाता है। मतलब जो बैक्टीरिया में कैप्सूल आ गया वो और ज्यादा, अब सीधी सी बात है, पहले सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल के ऊपर एक और कवरिंग आ गई, मतलब कहना चाहिए कि एक तो एक कवर था, उसके ऊपर एक और कवर चढ़ गया, ठीक है। तो कैप्सूल के काफी वर्क होते हैं जो पहले हम लोग बताते थे, इसमें किस किस टाइप से क्या होता है सारा कुछ लिखाते भी थे। आप लोग तो बिल्कुल से कम फॉर्म में लिख लो, राइट। तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया क्या होते हैं, ज्यादा पैथोजेनिक या ज्यादा रोगजनक होते हैं, जिनको हालांकि ज्यादा वायरुलेंट कहा जाता है, इंग्लिश में वायलेंस बोलते हैं ना, वायलेंस, उग्रवादी टाइप के, हाँ, तो ये उग्रवादी बैक्टीरिया होते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होगा वो उग्रवादी हो जाएगा, ठीक है, वायरुलेंट बैक्टीरिया कहलाता है। हो गया, तो ये हो गया, हमने कौन सा ले लिया, ग्लाइकोकैलिक्स, है ना। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद अब अपन चलते हैं दूसरे नंबर पे, जिसको अपन ले लेते हैं सेल वॉल। दूसरा नंबर कौन सा जगह, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। अब मैं देखूं कि इसमें इन्होंने यहां लिखा है कि हाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक यहां दिया हुआ, ठीक है। देखो आप लोग के यहां उन्होंने दिया हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ते जाते हैं, ठीक है। यहां देखो बिल्कुल ठीक, बढ़िया तरीके से जो मैंने आपको बताता जाऊं, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होते हैं, कुछ में ढीली अच्छाद, वही अच्छाद, अच्छाद मतलब कवर, जिसको क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर, अवपंक ले परत कहते हैं, ठीक है। और दूसरे में मोटी व कठोर आवरण के रूप में पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, संपुटिका या कैप्सूल कहलाती है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी। तो स्लाइम लेयर का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, एक से दूसरे यानी समूहित करने के लिए बैक्टीरिया को, और जो कठोर मोटी लेयर बन जाएगी वो क्या करेगी, डेफिनेटली हमको मालूम है वो रक्षण का काम करती है। कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से इसमें बैक्टीरिया यानी दूसरे जो एंटीबायोटिक होते हैं वो वर्क नहीं करते। फिर इसके बाद हो गया दूसरा नंबर हो गया सेल वॉल। दूसरा नंबर हो गया कौन सा, सेल वॉल या कोशिका भित्ति,
ठीक है। दूसरा नंबर आ गया अब अपना कौन सा, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति वाला पार्ट। देखो कोशिका भित्ति के दो कार्य, पहला नंबर यदि अपन लिखते हैं, पहला नंबर तो इसमें कार्य इन्होंने लिखा है तो अपन कार्य के हिसाब से लिख लेते हैं। ठीक है, वर्ग, तो इसमें कार्य लिख लो। कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? पहला, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना। पहला नंबर है निश्चित आकार प्रदान करना, फर्स्ट नंबर, राइट। ठीक है, और जीवाणु को फटने या कोलैप्स होने से बचाना। कोलैप्स मतलब ये तो देखो हिंदी तो देवनागरी है ना, ये तो देवनागरी भाषा किसी की समझ में आती नहीं है। ठीक है, लिखा है निपातित। निपातित मतलब होता है गिर जाना, ढह जाना। कोलैप्स हो जाना होता है तो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। ठीक है, यार वो व्यक्ति था एकदम से कोलैप्स हो गया, गिर गया था नाम से, राइट। तो कोलैप्स होना मतलब ढह जाना, राइट। तो सेल या कोशिका जिसको अपन बोले कि एकदम से कोलैप्स हो जाए, बिल्कुल सिकुड़ जाए। ठीक है, तो ये सब चीजों को ना वो फूटने देती ना कोलैप्स होने देती है। ठीक है, मतलब फटने नहीं देती है, ठीक है, और ना कोलैप्स होने देती है। कौन सा? सेल वॉल। सेल वॉल दोनों चीजों से बचा लेती है। ठीक है, तो वही मैंने वहां हिंदी लिखा है, यहां मैंने इंग्लिश लिख दिया, इसलिए जीवाणु को फटने या कोलैप्स होने से बचाते हैं। ठीक है, हो गया। फिर है रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन, तो रासायनिक संगठन में ये बना होता है यानी पेप्टिडोग्लाइकन या ग्लाइकोपेप्टाइड। पेप्टिडो पेप्टिडोग्लाइकन या ग्लाइकोपेप्टाइड का बना। पेप्टिडोग्लाइकन या ग्लाइकोपेप्टाइड का बना। ठीक है, और यह नैग एवं नैम का पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। नैग जो नाम है वो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, इसे कहा जाता है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, और इसको बोलते हैं एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल में है, कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट में आपको बिल्कुल चैप्टर में मिलेगा। एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन ये शब्द आपका लिखा हुआ है। एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन बायोमोलिक्यूल वाले पार्ट में पॉलीसैकेराइड्स में आपका लिखा हुआ है। उसमें ये दिया हुआ है, आप ये ध्यान रखो, बहुत अच्छे तरीके से सुन लो पहले, फिर लिखना। ठीक है, यहाँ सुनो, जो मैंने अभी शायद हो सकता है पिछली क्लास में बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में तीन चीज पाई जाती है। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, CHO भरा होता है, राइट। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। लेकिन कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन भी होता है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का नाम तो तुम लोग याद कर ही लेना, क्योंकि ये तो आपकी एनसीईआरटी में दिया है। कौन सा? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन के अलावा बैक्टीरिया में एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड भी होता है, इसलिए मैं यहां बता रहा हूं। और केवल एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन ये होता है काइटिन में। काइटिन किसमें होता है बोलो? काइटिन। काइटिन फंगस की सेल वॉल। किसकी? फंगस। फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन। लिखवा दिया था शायद, बता दिया है ना। फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। अब काइटिन किससे बना होता है? नैग से। बोलो किससे बना होता है? नैग से। ध्यान रहेगा, केवल नैग 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 जुड़े रहते हैं, इसलिए काइटिन भी एक समबहुलक है। क्या होता है? समबहुलक। बहुलक तो समझ गए, बहुत सारी चीज, लेकिन उसमें केवल काइटिन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो समबहुलक। तो दो चीजें आपको याद हो जाएंगी, यही कहीं याद कर लो आप। एक मैं बायोमोलिक्यूल का पार्ट भी बता दे रहा हूं कि काइटिन कैसा होता है? समबहुलक होता है। और काइटिन किसका बना होता है? नैग का बना होता है।
ठीक है, किसका बना होगा, नेग का बना होगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, इसको लिख डालो। ठीक है, कार अपन ने लिख लिया जो एनसीईआरटी में दिया था, और दूसरा नंबर लिख ले रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा चल रहे हैं, वो कौन सा हो गया, रासायनिक संगठन, लिख लिया। एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया सेल वॉल के बारे में। अब सेल वॉल में एक और पार्ट आ जाता है। ठीक है, सेल वॉल की संरचना के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेल वॉल की रासायनिक संगठन के आधार पर बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल में क्या हो गया, सेल वॉल यानी इसके टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, इसी में अपन लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के प्रकार किस आधार पे होते हैं, सेल वॉल की रासायनिक संगठन, सेल कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना, राइट, कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना के आधार पर। ये ध्यान रखना कि एमपीपीएमटी का पुराना क्वेश्चन है, अभी नहीं, एमपीपीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे इसमें दो वर्ड दिया है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, यदि आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को तो कौन सा पार्ट के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, सेल वॉल की मुख्य अंतर किस में होता है, मुख्य अंतर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में किस में होता है, सेल वॉल में होता है। ठीक है, ये आपको मेनली ध्यान रखना है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की मुख्य रूप से सेल वॉल में मुख्य अंतर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब सेल वॉल की संरचना के आधार पर इनको विभाजित किया गया। इसमें एक यूज होता है रंजक, है ना, रंजक या स्टेन, रंजक या स्टेन। ठीक है, और इसको क्रिश्चियन ग्राम नामक साइंटिस्ट ने बनाया था। ठीक है, क्रिश्चियन ग्राम नामक साइंटिस्ट ने, तो स्टेन है क्रिस्टल वॉलेट, हिंदी में लिख देता हूं, चलो क्रिस्टल वॉलेट प्लस इसमें आता है आयोडीन विलियन, आयोडीन सोल्यूशन। क्रिस्टल वॉलेट और आयोडीन सोल्यूशन से मिलकर के जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं ग्राम स्टेन, ग्राम रंजक, ग्राम रंजक, ग्राम स्टेन। क्रिस्टल वॉलेट और आयोडीन सोल्यूशन से मिलकर के बनता है कौन सा, ग्राम रंजक। रंजक मतलब जिससे रंगना। अब भाई इससे क्या किया जाता है, बहुत इजी है, बैक्टीरिया को कलर्ड किया जाता है, बैक्टीरिया को कलर्ड करना, राइट। अब हम इंग्लिश में लिख देते हैं स्टेन द बैक्टीरिया, यानी स्टेन करना, रंजक करना, है ना, जिससे किसी चीज को आप कलर करोगे तो क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। बैक्टीरिया कलर्ड हो जाते हैं, मतलब रंग जाते हैं, बैक्टीरिया रंग जाते हैं। ठीक है, अपन ने किसी भी चीज को रंगना है, नील से ही रंगना है, तो अपन उसको यदि नील में डालेंगे तो रंगेगा ही रंगेगा। ठीक है, तो यहां ध्यान देना थोड़ा सा, अच्छी रंजक या स्टेन।
ठीक है। इसमें जो है पहले क्रिस्टल वाला आयोडीन सोल्यूशन से ही बनता है कौन सा पार्ट, ग्राम स्टेन। ग्राम या ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखो, इस टाइप से कोई भी जो चीज होती है ना वो उनके साइंटिस्ट के नाम है, जितने भी है बहुत सारे। अगर अपन 12th में भी देखें क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, तो क्लाइनेफिल्टर साइंटिस्ट का नाम है। डाउन सिंड्रोम, डाउन साइंटिस्ट का नाम है। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर साइंटिस्ट का नाम है, राइट। इसी टाइप से साइंटिस्ट के नाम होते हैं। तो क्रिश्चियन ग्राम नामक साइंटिस्ट ने ये वर्क किया था। अब क्या होने वाला है जल्दी बताओ, तुम लोग ही बताओ। देखो अपन ने किसी चीज को कलर्ड किया, ठीक है, किससे किया, ग्राम रंजक से, तो कलर हो गया। अब कलर होने के बाद उसको वॉश किया जाता है, ठीक है, एथिल अल्कोहल से, धा धनुष का, ये ना, धा 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 धा, अच्छा धोना, ठीक सही है, राइट। तो एथिल अल्कोहल से वॉश किया जाता है, धोना किया जाता है। अब क्या हो गया कि इंग्लिश लिखते लिखते वो इंग्लिश वाले पार्ट में चले गए हैं, ठीक है, क्या काफ़ी, तो ये सब चीज़ें आदत छूट जाती है। बस ये है कि सब कुछ बनता है परंतु आदत छूट जाती है, तो एन वक्त पे चीज़ें याद नहीं आ पाती, इसलिए बोलते हैं कि चीज़ें रिवाइज होते रहनी चाहिए। तो रिवाइज इसलिए तुम लोग को मैं बार बार बोलता हूँ कि कोर्स को आप रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, तो चीज़ें बनी रहेंगी। आपने रिवीजन छोड़ दिया, जो चीज़ें आप छोड़ देंगे तो वो दिमाग से बाहर निकल नहीं। हाँ, यदि अपन किसी चीज़ को धोएंगे, धोने के बाद क्या होने वाला है बताओ, दो ही संभावना होगी, दो संभावना होगी ना, या तो धुलेगा या नहीं धुलेगा। अरे ठीक है ना, तो रिटेन कलर और बिकम कलरलेस, मतलब कि जो कलर धारण किए ही रहता है, कलर्ड ही बना रहता है, ठीक है, रंगीन ही रहता है, और ये हो जाता है रंगहीन हो जाता है, ठीक है। एक तो रंगीन हो जाएगा, कलर्ड ही रहता है, और दूसरा कौन सा पड़ा, रंगहीन हो जाता है। तो जो रंगीन बने रहते हैं उनको बोला जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो कलर लेस हो जाते हैं उनको कहा जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। समझ में आई बात, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, लिख लो जरा इतना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप लोगों ने लिख लिया है। अभी मैंने बैक्टीरिया के बारे में से बता दिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब इसमें आगे ही अपन को लिखते जाना है दोनों, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो मेन पोर्शन अपन लिख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। चलो हमने लिख लिया, थोड़ा सा पार्ट लिखवाऊंगा क्योंकि उसमें ज्यादा आप लोग को एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं है, तो उतना ज्यादा सब चीजें जो पहले बताते थे उसके अनुसार नहीं लिखना है, बिल्कुल थोड़ी चीजें, ठीक है, सिंपल मैनर में। तो हो जाएगा, पहला नंबर है ग्राम पॉजिटिव, और दूसरा पार्ट कौन सा है, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। सिंपल मैनर में डिफरेंस हम लिख लेंगे, पेज को फोल्ड कर लो और उसके बारे में वहीं के वहीं लिख लो, साइड बाय साइड, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ज्यादा कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल मैनर में, है ना। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा होता है, म्यूकोपेप्टाइड ज्यादा होता है, राइट, और इसमें क्या होता है, कम होता है, ठीक है, म्यूकोपेप्टाइड ज्यादा, उसमें कम। इसमें एक और सब्सटेंस होता है लाइपोपॉलीसैकेराइड, देखो इसमें अनुपस्थित और इसमें उपस्थित, लाइपोपॉलीसैकेराइड उपस्थित अनुपस्थित। और मैं नहीं बता रहा हूं, हालांकि टिकोइक एसिड ये सब चीजें बताई जाती थी, लेकिन क्या याद करोगे तुम लोग को, कोई मतलब नहीं है, वो आना जाना है नहीं। हालांकि टिकोइक एसिड की वजह से ही इसकी पहचान होती थी और इसको अलग किया जाता था, लेकिन आप लोग तो ध्यान रखो बस कि इसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड जो है वो इसमें नहीं होता और इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। लाइपोपॉलीसैकेराइड एक बड़ा अच्छा पार्ट है, एलपीएस जिसको कहते हैं, राइट, इसको एलपीएस, लाइपोपॉलीसैकेराइड, ये प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव में।
ठीक, टाइप भी नहीं है। अब किस टाइप के कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, किस मैनर में आते हैं, वो साइड चीज ठीक है। ठीक है, इसमें एक बड़ा अच्छा कंपोनेंट्स था। यदि अब आप पुराने क्वेश्चंस वर्क करोगे तो यदि उसको लिखना है तो लिख लो, यदि टिकोइक एसिड, राइट, टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड इसमें क्या होता है, प्रेजेंट, और इसमें क्या होता है, एब्सेंट। टिकोइक एसिड सबसे मेन तो डिफरेंस, और काफी कुछ है संरचना के बारे में, ऐसे ही बना के बता दे रहा हूं, बस हो गया। आप लोग उसको ऐसे बना लेना, कंपोनेंट्स हो गए और संरचना आप बनाओ, है ना। देखो देखो देखो, पहले यहां देखो, ये ना मोटी लेयर होती है, ये आप ध्यान रखो। ये जो संरचना होती है ना इसकी, ये कैसी होती है, मोटा स्तर होता है। ये जो लेयर है इसका मोटा होता है। इसकी लेयर जो है, एक पहले नंबर पे अपन बना लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सीधी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है कौन सा, अपनी सेल वॉल किसकी, ग्राम पॉजिटिव की। ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है वो थोड़ा अलग मैनर प्रेजेंट होती है। ग्राम नेगेटिव ऐसी होती है, लहरदार, लहरदार होती है और द्विस्तरीय होती है। इसमें एक स्तर पाया जाता है। इसके अलावा पुराने बेस के हिसाब से यदि पढ़ना चाहें तो ठीक है, लेकिन आज के डेट में अब वही पढ़ना तो है ही नहीं अपन को, और सब काम करने हैं, बस पढ़ना नहीं है अच्छे से। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं पोरिन प्रोटीन। यह भी पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ था। ठीक है, अब भी उन्होंने पूरा चैप्टर अलग कर दिया जिसका, तो उसमें था कि पोरिन प्रोटीन जो रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवण, क्लोरोप्लास्ट, और कुछ बैक्टीरिया की आउटर वॉल में प्रेजेंट होता है। कुछ बैक्टीरिया मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, पोरिन प्रोटीन। ये ध्यान रखना, मैं कहीं ना कहीं लिखवा दूंगा तो कौन सा पार्ट होता है, इसमें क्या पाया जाता है, पोरिन प्रोटीन भी पाया जाता है। ओके, तो इतना भर बना लो, ये चीज पता चल जाएगी। मोटी लेयर बनाना, ये पतली बनाना, ये सिंगल लेयर है, ये डबल लेयर होती है। हाँ, ये रासायनिक रूप से बहुत ज्यादा सिंपल होती है, रासायनिक रूप से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं, वो सब आना नहीं, इतना भर बना लो। ठीक है, ओके, बनाओ। ओके, तो अपन इसको देख सकते हैं, ये वाला पार्ट। और यदि ये इसमें कुछ आप लोग को ना समझ में आए तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है म्यूकोपेप्टाइड, राइट, म्यूकोपेप्टाइड, इसमें कम मात्रा में, कम मात्रा है ना, और ये है लाइपोपॉलीसैकेराइड, लाइपोपॉलीसैकेराइड इसमें प्रेजेंट होता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो म्यूकोपेप्टाइड, वही हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों आपको लिख दिए, दोनों के मैनर में आप लेकर के चल सकते हैं। इसमें ये ज़्यादा मात्रा में अपन को लेके चलना है, इसमें कम मात्रा में। इधर ये एब्सेंट होता है, इधर ये प्रेजेंट होता है, लेकिन टिकोइक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। और पोरिन प्रोटीन जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इस सेल वॉल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ थी वो मैंने आपको सब बता दी। सेल वॉल से संबंधित जितना ही पार्ट था वो सब हो गया। कार अपन ने लिख लिया, फिर इसके बाद उसमें मैंने बता दिया रासायनिक संगठन कौन कौन से होता है। ठीक है, ग्लाइकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरामिक एसिड, एमिनो शुगर उसका लिया जाता था। और नैग और नैम यदि याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें से एक चीज़ आ जाती है। और फिर सेल वॉल के स्ट्रक्चर भी इसी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं। अब आगे अपना कौन सा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थर्ड नंबर कौन सा जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको मैं अलग कर देता हूँ फिर। ठीक है, हो गया। ये हमारा हो गया। ये थर्ड वन जो है ABNC जो अपन लेकर के चल रहे थे। ठीक है, थर्ड वन जो आ गया है हमारा, तीसरा नंबर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य झिल्ली।
ठीक है। जीव द्रव्य झिल्ली, जीव द्रव्य झिल्ली वाला पार्ट, एक तो सबसे मेन चीज जो हमने पहले भी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस में लिखवाया था वही आप यहां लिख लो, ठीक है। कि यह संरचनात्मक रूप से, लिखो यह संरचनात्मक रूप से, यह संरचनात्मक रूप से, यह संरचनात्मक रूप से, यह संरचनात्मक रूप से, यहां देखो हिंदी लिखने के हिसाब से तुम लोग को कई बार लिखना भी नहीं आता है, ठीक है। यह संरचनात्मक रूप से प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में समान होती है। यह संरचनात्मक रूप से प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में समान होती है, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है AIPMT में, ऑल इंडिया PMT में, और बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा संरचनात्मक रूप से, संरचना प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में समान होती, समान, ध्यान रखना ये अलग है, और निम्न में से कौन सा कोशिकांग दोनों में पाया जाता है, वो होता है राइबोसोम। मालूम है ना, राइबोसोम बता दिया। प्रोकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम, किस प्रकार, बिल्कुल ठीक 70, और यूकैरियोट में कौन सा 80। 70 के 2 पार्ट में कौन कौन से, 30 और 50, 30 और 50, और 80 को 6। वेरी गुड, राइट। अब भी आया था, इसी साल ये क्वेश्चन आया है, मालूम 25 में क्वेश्चन है। तुम लोग को हो सकता है, तुम लोग देखना पेपर जाकर के, पेपर होगा तो उसमें ये था। अभी तुम लोग करके आए हो, अब हो सकता है उस समय नहीं बना हो, लेकिन अब बनना चाहिए। अब मैं ये पढ़ा रहा हूं तो चीजें धीरे धीरे करके बननी चाहिए, सब जितना पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। एक बड़ा लंबा चौड़ा इतना बड़ा क्वेश्चन उन्होंने लिखा है, 6-7 पॉइंट उन्होंने लिखे हुए, टाइम बर्बाद करने वाले, लेकिन कुल मिला के राइबोसोम से रिलेटेड बस यही पार्ट है, ठीक है, और कुछ नहीं था, ठीक है। और फिर दूसरे साल उन्होंने क्या पूछा, सुनो, उन्होंने पूछा कि निम्न में से कौन सी संरचना, ठीक है, ई कोलाई और क्लेमाइडोमोनास में समान है। ई कोलाई क्या होता है, प्रोकैरियोट, और क्लेमाइडोमोनास क्या होता है, एल्गी मतलब यूकैरियोट। क्वेश्चन वही था, आंसर भी उसका वही है, ठीक है। तो सीधा सिंपल होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जीवद्रव्य झिल्ली, संरचनात्मक रूप से प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है, समान होती है, ठीक है। और इसको लिखा कि इसे लिखो, इसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इंग्लिश ही लिख लो, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, द्रव्य, और पता नहीं उसका हिंदी तो बड़ी क्लिष्ट दी है उन्होंने भाई, ठीक है, बड़ी क्लिष्ट टाइप की हिंदी दी है। चलो मैं बता दे रहा हूं, देखो यहां पर ये लिखा हुआ है, इसमें होगा मिरमिक समथिंग कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, हाँ, पेज नंबर 93 में लिखा हुआ है आपका कि सिंगर निकलसन द्वारा प्रदर्शित किया गया, जिसे तरल किर्मिक नमूना, जिसे क्या बोलते हैं, तरल किर्मिक नमूना, नीचे सबसे नीचे पैराग्राफ में, सबसे नीचे के हाँ क्या है, किरमीर, अरे वो पढ़ लो, ठीक है। किरमीर मतलब, अब मोजाइक तो जानते हैं, फर्स्ट डलता था पहले मोजाइक, तो वो तो अच्छा है कि इतनी हिंदी नहीं याद करके ये आप इंग्लिश याद कर लो, दोनों चीज आपको लो, फ्लूइड के बारे में भी आप जानते हो, मोजाइक के बारे में जानते हो, तो जो शब्द पहले सुने हो उसको आप याद करो, ठीक है, क्योंकि आपको इंग्लिश तो मिलना ही मिलना है पेपर में, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मिलना है, दोनों चीजें। तो इसे लिखना है, इसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे सिंगर एवं निकलसन ने प्रस्तुत किया। और आप लोग तो इसमें लिखा हुआ है सिंगर निकलसन, बिल्कुल उसके पहले देख लो, उसी पैरा में हिंदी मिल जाएगी आपको, जहां पैरा स्टार्ट हुआ है वहीं लिखा है सिंगर एवं निकलसन, लिखा है ना, वही लास्ट पैरा में लिखो, हाँ उसी लास्ट पैरा में लिखो ना कि सिंगर निकलसन ने 1972 में, ठीक है, इसको द्रव्य किरमीर, ठीक है, मॉडल नमूना, और मॉडल मतलब नमूना, और अपन तो नमूने को पता नहीं क्या बोलते, कैसा नमूना है रे, राइट, तो वो वाला नमूना अलग होता है, मॉडल वाला भी नमूना अलग होता है, ठीक है, तो सीधे सिंपल इसमें आ जाएगा। तो ये संरचना चाहे जहां जिस भी जगह पर हो, यदि अपन किसकी बात कर रहे हैं, मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो वहां फ्लूइड मोजाइक मॉडल ही लगता है, ठीक है, कौन सा लगेगा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। साक्षी कौन सा,
फ्लूइड मोजाइक मॉडल। देखो जब तक तुम लोग बोलोगे नहीं ना इंग्लिश में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपको चिल्ला के बोलना है और घर में जाके चिल्ला के बोला करो। और यदि नहीं आता है कि उसको प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं तो मोबाइल का यूज करो, राइट। अगर आपने गूगल में डाला फ्लूइड तो उसका एक ना माइक जैसा आता है कि उसको बोलते कैसे हैं वो भी बनने लगेगा। आज के डेट में तो सब कुछ रखा हुआ है, सीखना चाहो तो कहीं से भी सीख लो, है कि नहीं। तो वो भी हो जाएगा कि हमको यार प्रोनाउंसिएट कैसे करें। देखो हम लोग भी हिंदी मीडियम वाले रहे, धीरे धीरे करके अब वो इतना ज़्यादा रहते और ऐसा नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ने बहुत सारे प्रोनाउंसिएट सुधरवा दिए, ठीक है, अलग था। यानी स्टूडेंट ही बताया सर इसको ऐसा नहीं, तो जब तक हम सुनेंगे नहीं तो हम बोलेंगे कैसे, है ना कहीं से तो हमको सुनना पड़ेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम है। तो आज की डेट में अब हमको सब मालूम है, ठीक है। तो वो चीज़ें तो धीरे धीरे सीखते सीखते आ सकती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट भी बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, बड़े प्यारे प्यारे स्टूडेंट रहा करते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें सब बनती चली जाती हैं। तो आप ये ध्यान रखो, आप लोग ने नहीं सुना है तो इसमें कोई गलती नहीं, उसको आप फिर पढ़ते चले जाओ, ठीक है। अभी भी बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं कि भाई इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करना है, अलग होता है। कॉट कैलामाइन, कैट कैलामाइन जो है कैसा होता है तो उसको कोई अलग तरीके से प्रोनाउंसिएट करता है, कोई अलग तरीके से। हार्मोन्स का ग्रुप यदि होता है कैट कैलामाइन, ठीक है। तो अब ये बताइए कि कैसे कैसे प्रोनाउंसिएट किया, तो उससे आप गूगल से सुन लो और जो तुम्हें अच्छा लग जाए उसके अनुसार बोल दो, ठीक है। हाँ तो यहाँ आप देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, इसे क्या कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे सिंगर एवं निकलसन ने प्रस्तुत किया था। अब इसके ही क्या होते हैं, इसके रूपांतरण है। अब रूपांतरण में अपन आ जाते हैं, सारे के सारे जितने पार्ट है, ठीक है। तो अब आ जाएगा कौन सा पार्ट, मॉडिफिकेशन। तो अब हेडिंग लिख लो आप मॉडिफिकेशन। अब जितना पार्ट है मॉडिफिकेशन लिख लेते हैं अपन, एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं, रुक जाओ। ठीक है, देखो इसके पहले यहां देखेंगे, इसके पहले हम जो लेकर के चले हैं वो ये वाला पार्ट यहां तक तो हो गया था, 3 मैंने बता दिया, ठीक है। जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में भिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि, बताया ना कौन, क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है। ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। मतलब सीधी सी बात है, ये कहना चाह रहे हैं कि भैया क्रिश्चियन ग्राम नामक साइंटिस्ट जो थे इन्होंने जीवाणुओं को 2 भाग में विभाजित कर दिया, किसके आधार पर, उसको रंगने के आधार पर, ठीक है। तो ये तो भैया देवनागरी होगी जो समझ में आती नहीं, अच्छे अच्छे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के, तो हमसे हिंदी भी सुन लो, ठीक है। तो ये चीज है, जैसे कि ग्राम अभिरंजित होते हैं जिन्हें ग्राम धनात्मक कहा जाता है, दूसरे जो अभिरंजित नहीं होते उसको क्या होते हैं, ग्राम ऋणात्मक, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, 2 चीज अपनी हो गई। अब अपन आ गए नेक्स्ट पेज में, ठीक है। चल आ जा भाई, ये आ गया, ठीक है। अब इधर पर यदि अपन देखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, पहला नंबर कौन सा लेकर चले थे, ग्लाइकोकैलिक्स। विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्नता होती है, कुछ में ढीली आच्छाद होती है जिसे क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर, राइट, बताए। और दूसरी में मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकता है जिसे क्या बोलते हैं, कैप्सूल कहलाती है, बता दिया। कोशिका भित्ति कार्य बता दिया, आकार का निर्धारण करती है और एक सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है, जिस जीवाणु को क्या करता है, फटने से और कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक। आगे कौन सा, जीवद्रव झिल्ली प्रकृति में वर्णात्मक होती है, ये ध्यान रखना, राइट। वर्णात्मक के अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहले में लिखाऊंगा कि सिलेक्टिव परमेबल होती है, फिर वहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ लो, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब मैं लिखाऊंगा तो कुछ प्रॉपर्टी में बताऊंगा, ठीक है, उसके गुण जो होते हैं। तो होता है सिलेक्टिव परमेबल, चयन करना। वर्णात्मक मतलब क्या होता है, चयन करना। चयनात्मक बोले, वर्णात्मक बोले, एक ही चीज होती है कि किस पदार्थ को कोशिका के अंदर जाने देना है या किस पदार्थ को कोशिका के अंदर जाने नहीं देना है, ठीक है। तो ये क्या होती है, वर्णात्मक होती है, इसके द्वारा कोशिका बाहर वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। संरचना अनुसार झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है, देखो वही लिखा, ये ध्यान रखना बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक की झिल्ली और यूकैरियोटिक की झिल्ली संरचनात्मक रूप से क्या होती है, समान होती है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है, ठीक है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो, हाँ। अब इसके बाद अपन किस में आ गए, मॉडिफिकेशन, किस में आ गए, मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन में पहला नंबर आप लिख लो, फर्स्ट नंबर आप लिखोगे, इसको लिख लेते हैं मीजोसोम। मीजोसोम वही लिखा हुआ है मीजोसोम के बारे में, तो इन्होंने जो दिया हुआ है वो यही है, ठीक है। पहला नंबर कौन सा आ गया, मीजोसोम, मीजोसोम, ठीक है। उसमें लिख लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से बनी संरचना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से बनी संरचना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से बनी संरचना, ठीक है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से बनी संरचना। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से बनी संरचना। और फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, लिख लिया ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से बनी संरचना। दूसरा क्योंकि लैमेली टिब्यूल वेसाइकल्स की बनी। ठीक है, लैमेली मतलब हालांकि होता है, 3 पार्ट आपको इसमें लिखने हैं, जो हिंदी में लिखा होगा वही अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 भाग से मिलकर बनी होती है। ठीक है, लिख लो, पुटिका, नलिका और पट्टिका। ये लिख लो तीनों की थी, उसमें लिख लो पुटिका, नलिका एवं पट्टिका से बनी होती है। पुटिका, नलिका एवं पट्टिका से बनी होती है। पुटिका, नलिका एवं पटलिका से बनी होती है। ठीक है, हम लोग तो इंग्लिश के साथ से चलते थे, तो उसमें मैं बता दे रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब वही है, हिंदी इंग्लिश में कोई भी नहीं है। लैमेली टिब्यूल्स एवं वेसाइकल्स। वेसाइकल्स मतलब होता है वेसाइकल मतलब पुटिका, नलिका, पट्टिका, राइट, इससे बनी। लैमेली संरचना मतलब होता है पट्टी नुमा संरचना। ठीक है, इस टाइप की संरचना से ये बनी होती है। ठीक है, बाद में मैं डायग्राम आपको बता दूंगा। तो लैमेली टिब्यूल्स एंड वेसाइकल्स की बनी होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन ही होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंतर्वलन अंदर साइड हो जाता है। ठीक है, तो उससे बनती है। ठीक है, तो लैमेली टिब्यूल्स वेसाइकल्स यदि संरचना है तो कैसी होगी भाई? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको बनाना नहीं, बाद में डायग्राम में बता देंगे। ये तो होता है, ये लैमेली ऐसी बनती है लैमेली, फिर ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, और कुछ इसी से निर्देशित होते हैं, तो उनको बोलते हैं वेसाइकल्स। ऐसे तो लैमेली टिब्यूल्स वेसाइकल से बनी ये संरचनाएं होती हैं। वेसाइकल्स मतलब होता है, इसको हिंदी में कई जगह इन्होंने पुटिका लिखा है, कई जगह आशय लिखा जाता है, गोलाकार संरचना है। वेसाइकल मतलब गोलाकार संरचना है। और ट्यूब्यूल तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, राइट, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और पट्टिका मतलब इस टाइप की संरचना है। ठीक है, पट्टी नुमा संरचना है। तो लैमेली टिब्यूल्स एंड वेसाइकल्स वाला पार्ट इसमें आ जाएगा। देन इसके बाद अपन चलते हैं मीजोसोम, इसके कार्य। अब इसके बाद क्या लिखना है? इसके कार्य। तो कार्य मैं इसी में बता रहा हूं, उसी के अनुसार आप लोग लिख लो। ठीक है, कार्य इसी में बता रहा हूं। देखो, कार्य में समझा देता हूं, पहले कार्य पहले समझ लो, फिर इसके बाद अपन एनसीईआरटी का हिंदी ही पोर्शन उतारेंगे। ठीक है, यहां देखो, सबसे फर्स्ट नंबर तो प्रेजेंट होता है सेल वॉल। सबसे फर्स्ट नंबर कौन सा पार्ट होता है? सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के ऊपर ध्यान दो बहुत बढ़िया तरीके से। सेल वॉल के ऊपर स्लाइम मोल्ड की लेयर हो सकती है। किसकी? स्लाइम लेयर। स्लाइम मोल्ड नहीं, स्लाइम लेयर। क्या प्रेजेंट हो सकता है? स्लाइम लेयर, राइट, ऐसा लूज। और यदि यह एकदम हार्ड कवरिंग बना ले, बढ़िया ठोस, तो उसको बोलते हैं कैप्सूल। उसको क्या बोलेंगे? कैप्सूल। तो या तो पूरा कैप्सूल बनेगा या पूरा स्लाइम लेयर बनेगी। कुछ ही बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें दोनों प्रेजेंट होता है, तो वो पहले हम लोग लिखवाते थे, आज के डेट में तो ये भी लिखवा दें, बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा नंबर हो गया इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से बनने वाला ये पार्ट होता है। ठीक है, ये इस टाइप की संरचना। अब में ये हो गया मीजोसोम, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके अंदर प्रेजेंट होता है कौन सा? इसका जेनेटिकल मटेरियल। ठीक, इसी मैनर में जो मीजोसोम होता है, ये अंदर साइड ऐसा ऐसा होता है। ये इसको जो डीएनए अंदर है उसको द्विगुणन के लिए, रेप्लिकेशन के लिए डीएनए भी देता है, राइट। इसके पहले एक चीज लिख लो, एक और पार्ट लिखो, अभी तो कुछ नहीं लिखा था, उसमें लिखना है कि कार लिखा है, कार नहीं, कार काट दो, अभी कार उसको अलग करो। हाँ, उसमें लिख लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जीवद्रव्य झिल्ली में श्वसन एवं डीएनए द्विगुणन, श्वसन एवं डीएनए द्विगुणन के लिए के एंजाइम्स पाए जाते हैं। के एंजाइम्स
पाए जाते हैं। तो इस बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जीवद्रव्य झिल्ली जो है, उसमें कौन से श्वसन एवं डीएनए द्विगुणन के एंजाइम्स पाए जाते हैं, के लिए आवश्यक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या करना है इतना सब लिख करके, पढ़ना अपन को इतना नहीं है तो इसलिए कम से कम वर्ड में लिखो। ठीक है, तो उसकी जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें डीएनए द्विगुणन है ना, डीएनए द्विगुणन के लिए और रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स पाए जाएंगे। ठीक है, ये चीज होता है। तो अब देखो डीएनए द्विगुणन के लिए एंजाइम सही देगा, बाद में देखो क्या होता है, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, यही चीज होती है कि सबसे पहले इसमें एक नहीं होते, मीजोसोम्स काफी होते, तो मीजोसोम्स यहां से अंदर से बनना स्टार्ट होता है, यहां से ही बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके पहले इसमें क्या डीएनए द्विगुणन के लिए डीएनए दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ और यहाँ दो अलग अलग बन गए। और यही चीज क्या करता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये इसको सेल वॉल को ऐसा डिवाइड करेगा, मतलब ये इसको बाद में वॉल भी बना देगा, इनके बीच में क्या बना देगा, वॉल भी बना देगा। ठीक है, और मीजोसोम्स के पहले हम लोग दो पार्ट भी बताते थे, प्रकार होते हैं, मीजोसोम्स के प्रकार होते हैं, उस बेस पे ये स्त्रावण में भी सहायक होता है। कुछ पदार्थ यहाँ बनते हैं तो पदार्थों को कहाँ निकालता है, बाहर भी निकालता है। कहाँ निकालता है, बाहर। ठीक है, तो अब जैसे पेनिसिलिन एक बनाया था, पेनिसिलिन सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक है, समझ में आई बात, किसने बनाया, फ्लेमिंग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्या बनाया था, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कैसे वर्क करता है, मालूम है कैसे वर्क काम करता है, यानी बैक्टीरिया को मारता है, लेकिन कैसे मारता है, हाँ, वो सेल वॉल को तोड़ देता है। किसको तोड़ देता है, सेल वॉल। यदि सेल वॉल को तोड़ देगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारी उसके चारों तरफ पानी है, तो पानी क्या हो जाएगा, अंदर आएगा और उस बैक्टीरिया को भस्ट कर देगा, फोड़ देगा। समझ में आई बात, क्योंकि सेल वॉल अब उसको रोके नहीं रही तो बैक्टीरिया मर जाएंगे। आप लोग मेडिकल कॉलेज जाओगे तो आप देखना जितनी भी एंटीबायोटिक पढ़ाई जाती है मेडिसिन में, तो वो उनको बताया जाता है कि वो कैसे काम करती हैं, सेल वॉल पे वर्क करना है, जो भी अभी कोई भी दवाई, कोई भी एंटीबायोटिक, ठीक है, का नाम आप गूगल पे डालो, वो आपको मिलेगा और उस पर लिखा हुआ जाएगा कि किस पे वर्क करता है। बैक्टीरिया को केवल दो तरीके से रोका जा सकता है, या तो उसकी सेल वॉल को तोड़ करके, या फिर उसके राइबोसोम के ऊपर वर्क करके। किसके ऊपर वर्क करके, राइबोसोम। क्योंकि बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर कोई AK-47 लेकर के थोड़े एंटर कर रहा है, या चारू चुकी या छुरा चाकू लेकर के ऐसा एंटर कर रहे है ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं। वो तो या तो वो प्रोटीन बनाएगा, तो वो प्रोटीन हमारे लिए घातक होगा, जो पदार्थ वो बना रहा है वो हमारे लिए घातक है, तो उसके उस पार्ट को बनने को रोक दिया जाए, या तो वो रोक दें या सेल वॉल अपन कर दें। ठीक है, तो लेकिन अब बैक्टीरिया, पेनिसिलिन से अपन बैक्टीरिया को मारे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया ये बोलता नहीं, इस पेनिसिलिन को मैं देख लेता हूं। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया पेनिसिलिनेज एंजाइम भी बनाते हैं कि वो पेनिसिलिन की ही वाट लगा दें। ठीक है, तो वो कौन सिक्रीट करेगा, ये बैक्टीरिया सिक्रीट करेगा मीजोसोम्स की सहायता से। ठीक है, तो कुछ एंजाइम, कुछ पदार्थ इस टाइप के बनाए जाते हैं। तो अब इसमें से अपन ने लिख लिया, अब एक काम करते हैं अपन थोड़ा इसके कार्य लिख लेते हैं। ठीक है, सुनिए कार्य में क्या क्या लिखना है। पहला नंबर यहां देखो, बिल्कुल तरीके से एक के बाद एक मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, हम एनसीईआरटी के अनुसार ही लिखेंगे जिससे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। मुझे ऐसे लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो हम बिना किसी कॉपी किताब के ही क्लास में एंटर होकर के सब लिखवा देते थे। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा हिंदी मीडियम में आने के लिए मुझे बुक्स की जरूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है, यहां देखो इनके काम जो होते हैं, पहला नंबर इसमें होता है, इधर देखेंगे पहला नंबर, फर्स्ट जो वर्क है वो क्या लिखना है, कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक। किसके निर्माण में सहायक, कोशिका। दूसरा नंबर डीएनए प्रतिकृति और इनकी संतति में कोशिकाओं के वितरण में सहायता करता है। डीएनए की प्रतिकृति करता है और उनका दो कोशिकाओं में वितरण में सहायक होता है। तीसरा नंबर श्वसन में सहायक होता है, और चौथा नंबर किसमें, स्त्रवण प्रक्रिया में सहायक होता है, और पांचवा नंबर जीवद्रव्य झिल्ली का क्षेत्रफल बढ़ाता है जिससे एंजाइम उस पर कार्य कर सके। ठीक है, जिससे एंजाइम की मात्रा बढ़ जाती है, एंजाइम की मात्रा मॉलिक्यूल की मात्रा को बढ़ाने में सहायक। ठीक है, तो हमको इसी मैनर में चीजें लिख लेनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपन अब लिखते हैं, चलो अच्छा इसको ऐसा ना बढ़ा के इसको दूसरे तरीके से लिखते। एक मिनट भाई साहब, बोर्ड भाई साहब। तो वर्क में पहला नंबर लिखो कि कोशिका भित्ति का निर्माण करना है। पहला नंबर लिखो कोशिका भित्ति का निर्माण। इसमें से हिंदी लिखते समय इसकी सहायता आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी बहुत बढ़िया है और वही मैं बता रहा हूँ। तो कोशिका भित्ति का निर्माण पहला नंबर हो गया।
ठीक है। दूसरा नंबर डीएनए प्रतिकृति या डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए द्विगुणन में सहायक, डीएनए द्विगुणन में सहायक व इनका संतति कोशिकाओं में वितरण, डीएनए द्विगुणन व इनका संतति कोशिकाओं में वितरण में सहायक, डीएनए द्विगुणन तथा इनका संतति कोशिकाओं में वितरण में सहायक, ठीक है। कोशिका भित्ति का निर्माण पहला करता है, दूसरा नंबर डीएनए द्विगुणन करता है और साथ ही साथ उनको संतति कोशिकाओं में भेजने में भी सहायक होता है, मीजोसोम। लिख लिया, संतति कोशिकाओं में वितरण में सहायक। फिर तीसरा नंबर श्वसन में सहायक होता है। इसको मेनली मुख्य रूप से मार्क कर लो और एक के बाद एक लिखना, ठीक है, 1 2 3 करके, पहला का वर्ग, दूसरा और फिर तीसरा। तीसरा नंबर आया श्वसन, तीसरा नंबर आया श्वसन, चौथा नंबर आया स्त्रावण, चौथा नंबर है स्त्रावण, ठीक है। और पांचवा नंबर जीव द्रव्य झिल्ली का सतह में विस्तार, ठीक है, जीव द्रव्य झिल्ली के सतह में विस्तार करता है, राइट। उसके एरिया में को बढ़ाता है जिससे कि मॉलिक्यूल्स को भी ज्यादा काम करने के लिए जगह मिल सके या एंजाइम की मात्रा बढ़ सके, ठीक है। उसको ऐसे भी समझ सकते हो। ओके, लिख लिया। हाँ, तो फिर से बता दे रहा हूं, इसके जो कार्य होते हैं वो यदि नॉर्मल मैनर में यदि देखा जाए तो मीजोसोम जो रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्वलन इन्वेजिनेशन से बनने वाला एस शेप स्ट्रक्चर है, लैमेली ट्यूब्यूल वेसिकल से बना रहता है। फिर इसके बाद इसमें कार्य जो होता है, सबसे मेन पार्ट तो ये होता है कि क्योंकि इसमें डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए एंजाइम्स होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए, तो दो कार्य तो इसके हो गए। तो डीएनए रेप्लिकेशन करेगा और साथ ही साथ उसको क्या करेगा, दोनों संतति कोशिकाओं में, डॉटर सेल्स में भेजेगा भी। रेस्पिरेशन में सहायक होता है, स्त्रावण में सहायक होता है, सिक्रीशन में सहायक होता है, जैसे मैंने बताया कुछ एंजाइम्स वगैरह ये सिक्रीट करता है। वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, मीजोसोम्स के टाइप्स ही अलग होते हैं, जो कि कुछ मीजोसोम जो रहते हैं रेप्लिकेशन में सहायक होंगे, कुछ मीजोसोम जो रहेंगे एक्सक्रीशन में सहायक होंगे। वो अलग अलग टाइप्स, उनके नाम अलग अलग दिए थे, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिसकी वजह से एंजाइम्स का अमाउंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपन को लिखना है, मीजोसोम्स वाला पोर्शन तो हो गया। मीजोसोम के बाद मॉडिफिकेशन में अब हम आ जाएंगे सेकंड नंबर, ठीक है। वो होता है क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर क्रोमैटोफोर, ठीक है। क्रोमैटोफोर के बारे में क्या दिया हुआ है वो भी होता है, उसमें आप लिख लो कि झिल्ली के विस्तार से बनी, झिल्ली के विस्तार से बनी झिल्ली के विस्तार से बनी पुटिकानुमा संरचना, वेसाइकल शेप स्ट्रक्चर, वेसाइकल्स या पुटिका लिख लो, गोलाकार छोटी संरचना होती है। तो झिल्ली के विस्तार से बनी पुटिकानुमा संरचना, वेसाइकल्स उसको कहा जाता है, ठीक है, पुटिकानुमा संरचना, ठीक है, जो वर्णक धारण करती है, जो वर्णक धारण करती है, जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो झिल्ली के विस्तार से बनी पुटिकानुमा संरचना होती है जिनमें कि क्या प्रेजेंट होता है, अपना कलर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिनमें वर्णक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनको क्रोमैटोफोर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, क्रोमैटोफोर। तो ये ध्यान रखना, ये क्या कहलाएगा, क्रोमैटोफोर। क्रोमो मतलब होता है कलर और फोर मतलब होता है धारक, बियरर, ठीक है, धारक उसको कहते हैं। तो मतलब ऐसी संरचना जो कलर पिगमेंट धारण करती है उसको क्या कहा जाता है, क्रोमैटोफोर। तो फोर वर्ड कहीं भी लगा दो, फोर वर्ड कहीं भी लगा दो, किसी चीज को धारण करने के लिए लगाए गए शब्द को क्या कहा जाता है, फोर वर्ड, इसको यूज करते हैं, फोर शब्द। तो क्रोमैटोफोर ये उपस्थित होता है। नेक्स्ट लाइन लिखना कि उपस्थित कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ होता है, इसकी उपस्थिति लिख लो भाई, अकरेंस या प्राप्ति, थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है बोर्ड।
ठीक है, तो अब अपन इसमें लिख लेते हैं अक्रेंस या प्राप्ति। प्राप्ति के हिसाब से भैया लिख लो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, क्रोमेटोफोर कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्रोमेटोफोर कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। तो ये याद कर लेना थोड़ा। पहला नंबर है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। और दूसरा नंबर है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। जिनको अपन ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के दो एग्जांपल हैं, दोनों आपको याद करने हैं, थोड़ा बाद में आएंगे, क्योंकि एक है हरित गंधक बैक्टीरिया, हरित गंधक बैक्टीरिया, और दूसरा है बैंगनी गंधक बैक्टीरिया। हरित गंधक बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर, देखो इसको क्या बोलते हैं, हरित मतलब ग्रीन, सल्फर बैक्टीरिया इसको बोलते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो हिंदी इंग्लिश में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा यदि अपन पढ़ना चाहें, हल्का सा एक्स्ट्रा, कोई ज़्यादा नहीं है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान की बातें भी हैं, बाद में काम में आ जाएंगी। ठीक है, तो आपका ये सामान्य ज्ञान के अनुसार ये प्रकाश संश्लेषण में CO2 प्लस H2S उपयोग करते हैं। ठीक है, जिससे बनता है C6H12O6 प्लस, और मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, कुछ भी पार्ट नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये S प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? S। कितना कि अपन बैलेंस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ना, वो बात की बात है। CO2 प्लस H2O, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? C6H12O6 प्लस O2। तो मेरा कहने का मतलब केवल मैं इतना ध्यान भर दे रहा हूँ कि H2S उपयोग करते हैं तो S प्रकट करते हैं, H2O करते हैं तो O2 उत्पन्न होता है ना। इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सिंपल सा होता है कि प्रकाश संश्लेषण के बाद निकलने वाली O2 किसके टूटने से आती है? किसके टूटने से? पानी के टूटने से, CO2 से नहीं। अपन बोलते हैं जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को O2 में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लांट बहुत जरूरी है, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और O2 देते हैं। तो नॉर्मल पर्सन से बोलो, यदि किसी भी सड़क चलते से बोलेगा हाँ भैया वो CO2 को ही तो O2 में कन्वर्ट कर देते हैं, CO2 टूटती होगी तो O2 निकलता है। नहीं, CO2 का पूरा खाद्य पदार्थ में चला जाता है, CO2 पूरा का पूरा उसमें चला जाता है। अब इसमें से H स्क्वायर मिल जाता है तो ये बन गया CHO, CO और H यहाँ से लेता है, O इसका भी बाहर आता है पानी का। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा गया कि जो ऑक्सीजन बाहर आती है वो किसके टूटने से आती है? प्रकाश संश्लेषण के समय किसके टूटने से आती है? H2O के, जल का प्रकाशीय अपघटन जो होता है ना, जल के टूटने से। इतना लिख लो।